हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिमांड। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत से बच्चों को इसमें डिफ़िकल्टी आती है इसको समझने में, लेकिन हम आज इसको बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे और इसके एडवांस तक पहुँचेंगे। और ये देखते हैं व्हाट इज़ डिमांड। देखिए, बचपन से ही आप कुछ चीज़ों की इच्छा रखते हैं कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये ड्रेस चाहिए, मुझे ये चॉकलेट चाहिए। तो आप सब कुछ क्या कर रहे हैं, उसको डिमांड कर रहे हैं। तो डिमांड क्या है? डिमांड मतलब एक जनरली इच्छा है जिसको हम खरीद सकते हैं। खरीदना ही डिमांड है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वर्ड डिज़ायर, जिसका मतलब होता है विश, तो क्या है ये भी डिमांड है? तो देखिए, समझते हैं। या फिर मैं बात करूं वांट, क्या ये भी डिमांड है? डिमांड का हम कॉमन लैंग्वेज में इन तीन वर्ड से डिमांड का मीनिंग सेम समझते हैं। अपनी आम भाषा में हम डिज़ायर को भी डिमांड कह देते हैं, वांट को भी डिमांड कह देते हैं और डिमांड को तो डिमांड कहते ही हैं। लेकिन कॉमर्स में, हमारे इकोनॉमिक्स में, इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग डिफरेंट होता है। आइए पहले इसे समझते हैं, फिर चलेंगे अपने चैप्टर की ओर। देखिए, डिज़ायर मतलब होता है एक विश। जैसे कि मैं बात करूं कि एक पुअर पर्सन है, इसकी पॉकेट में खाली 200 रुपीज़ रखे हुए हैं, लेकिन इसका डिज़ायर है कि एक बड़ी गाड़ी इसके पास हो। तो क्योंकि इसकी पॉकेट में खाली 200 रुपीज़ है, तो इसका जो ये डिज़ायर है ये फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिज़ायर, मतलब विश। वांट क्या होता है? सपोज़ करें यही पुअर पर्सन था, सॉरी। इसने कहीं लॉटरी का टिकट खरीदा था और इसकी लॉटरी निकल भी गई। तो अब ये उस पोजीशन में आ गया है कि उस कार को ये परचेज कर सके। तो अब जब ये डिमांड करेगा, जब ये चाहेगा कि मेरे पास कार हो, तो इसकी वो डिज़ायर नहीं होगी। उस चीज़ को हम कहेंगे ये उसकी वांट होगी। वांट का मतलब होता है चाहत, मतलब वो पोजीशन जहाँ पर कोई भी पर्सन उस चीज़ की एबिलिटी रखता है, क्षमता रखता है कि वो उसे खरीद सकता है। और थर्ड चीज़ की अगर बात करें हम कि डिमांड क्या होता है, तो डिमांड जो होता है वांट से बढ़कर होता है। तो डिमांड किसी भी चीज़ की दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट थिंग इज उस कमोडिटी का प्राइस क्या है। किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस होता है वो उसी के हिसाब से उसकी डिमांड होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपकी पॉकेट में 20 रुपीज़ हैं, आप पॉकेट में 20 रुपीज़ लेके मार्केट गए। आपको कोई भी बिस्किट पसंद था, सपोज ओरियो बिस्किट, जिसका 10 रुपीज़ का एक पैकेट आ जाता है। तो आप 20 रुपीज़ लेके गए थे, तो 10-10 रुपये के आप 2 पैकेट ले आए। कुछ दिन बाद ऐसे ही आप 20 रुपये लेके मार्केट में गए, लेकिन तब तक ओरियो बिस्किट का जो पैकेट का प्राइस था वो 10 से बढ़कर 20 हो गया। तो पहले जहाँ पर आप उस 20 से 2 पैकेट ले आ रहे थे, अब उस 20 से खाली आप एक ही पैकेट ले पाएंगे। तो मतलब प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई ना। तो यही फैक्टर है कि जो डिमांड को इफेक्ट करता है। तो फर्स्ट इज प्राइस, सेकंड इज, पहला फैक्टर तो आपने समझ लिया प्राइस है। दूसरा फैक्टर है वो है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से भी डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की डिमांड रेनी सीजन में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू विंटर सीजन। क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला की यूज़ ही उस सीज़न में ज़्यादा है। जब बारिश होगी तभी तो अम्ब्रेला निकालेंगे हम, तो रेनी सीजन में उसकी डिमांड होती है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ कॉटन क्लोथ्स की डिमांड, वो समर सीजन में ज़्यादा होती है। विंटर क्लोथ्स, जो कि वुलन क्लोथ्स है, उसकी डिमांड विंटर सीजन में ज़्यादा होती है। तो डिमांड जो होता है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑल प्राइस एंड सेकंड इज पीरियड ऑफ टाइम। तो ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन डिमांड चैप्टर का। आइए सीखते हैं कि बुक में हमारे डिमांड की क्या डेफिनेशन दे रखी है। तो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. डिमांड क्या है? किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी जो एक कस्टमर विलिंग है, क्षमता रखता है और खरीद भी सकता है
एट ईच पॉसिबल प्राइस, जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा है एक गिवन टाइम पीरियड के दौरान, उस पीरियड में जब भी कोई कस्टमर कोई चीज़ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी को खरीदने की क्षमता रखता है तो उसे हम बोलेंगे डिमांड। तो यहाँ पर 4 वर्ड्स का बड़ा ही बहुत उपयोग किया गया है। पहला है क्वांटिटी, किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी, दूसरा उसकी विलिंगनेस, थर्ड वन इज उसका प्राइस एंड फोर्थ वन इज पीरियड ऑफ टाइम। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं, क्वांटिटी, विलिंगनेस, प्राइस एंड टाइम। तो इसके हिसाब से डिमांड की डेफिनेशन बनती है। तो एक बार फिर से रीड कर लेते हैं कि डिमांड क्या है। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अच्छा, तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। डिमांड 2 टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड एंड सेकेंड वन इज मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या है? जब भी हम किसी भी कमोडिटी की डिमांड एक सिंगल कंज्यूमर के हिसाब से बता रहे हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड है। जैसे अभी हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी, इसमें अ कंज्यूमर की बात हुई थी, तो ये इंडिविजुअल डिमांड है। अगर मैं अ कंज्यूमर की जगह ऑल द कंज्यूमर लिख देता, मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं वो कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं, तो ये होता मार्केट डिमांड। ओके, आइए देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड को। इंडिविजुअल डिमांड्स के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है क्या फैक्टर हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट कर सकती है, मतलब डिमांड को बढ़ा सकती है, डिमांड को घटा सकती है। तो फर्स्ट फैक्टर जो है वो है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। जो भी कमोडिटी का है उसका खुद का प्राइस ही उसकी डिमांड को इफेक्ट कर सकती है। तो देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। It means a price increases, the quantity demand falls, and due to the decrease in the satisfaction level of the customers. क्या लिखा गया है? अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसकी वजह से ही उसकी डिमांड या तो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप चलता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो घट जाएगी। वैसे ही इसका उल्टा, अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड उसी प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी के हिसाब से डिमांड इफेक्ट हो सकता है। क्या प्राइस ही कारण है किसी भी कमोडिटी के डिमांड को इफेक्ट करने के लिए? नहीं, प्राइस के अलावा भी बहुत कारण हो सकते हैं जिस कारण से डिमांड किसी भी कमोडिटी की या तो इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है। देखते हैं अदर फैक्टर्स जो प्राइस से अलग हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आने से हमारी कमोडिटी में डिमांड में चेंज आ जाएगा। देखते हैं कैसे। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये 2 तरीके के गुड्स होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वांट। देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको मैं एक दूसरे की जगह यूज कर सकता हूँ अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। लेट्स से एग्जाम्पल लिया है हमने टी एंड कॉफ़ी का। आपने देखा ये दोनों गुड्स जो है वो सब्स्टिट्यूट हैं। मतलब अगर आप चाय पियो या कॉफ़ी पियो, पिया तो आपने कुछ भी, आपकी वांट सेटिस्फाई हो जाएगी। आपका मन कर रहा है चाय भी पी सकते हैं, आप कॉफ़ी भी पी सकते हैं। अब सपोज करते हैं टी का प्राइस बढ़ गया, टी का प्राइस बढ़ गया, अब टी महंगी मिल रही है मार्केट में, तो आप कॉफ़ी में शिफ्ट हो जाएंगे। आप बोलेंगे टी तो महंगी है, कॉफ़ी पी लेते हैं। तो इससे कॉफ़ी की डिमांड में क्या इफेक्ट आएगा? कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। ओके, वैसे ही अगर इसका अपोजिट होता, टी का प्राइस कम हो जाता, तो कॉफ़ी वाले बोलते यार टी तो सस्ती हो गई है, चलो टी पीते हैं, तो इससे कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाती? कम हो जाती। तो यहाँ पर क्या देखा हमने? यहाँ पर है डायरेक्ट रिलेशन कि किसी भी हमारे सब्स्टिट्यूट, टी का सब्स्टिट्यूट है कॉफ़ी और कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट है टी। तो हमने देखा हम कॉफ़ी में थे, हमारे सब्स्टिट्यूट के प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने से हमारी डिमांड भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट टी, टी के प्राइस बढ़े तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट टी, टी के प्राइस घटे तो कॉफ़ी की डिमांड भी कम हो गई। ओके, तो एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। तो जब भी किसी सब्स्टिट्यूट के प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं तो उसी हिसाब से उस सामने वाले के भी, उस गिवन कमोडिटी के प्राइस भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएंगे। दूसरे जो गुड्स होते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर चलता है डायरेक्ट रिलेशन। ओके, इसके बाद होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टू सेटिस्फाई द पर्टिकुलर वांट लाइक टी एंड शुगर।
An increase in the price of complementary good leads to the decrease in the demand of a commodity and vice versa. देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक साथ यूज करके पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टी एंड शुगर, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं. मतलब बिना शुगर के टी नहीं बनेगी और अगर आपको टी बनानी है तो शुगर चाहिए, तो दोनों साथ में चाहिए और दोनों साथ में चाहिए इसलिए इन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. वैसे ही एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, पेन एंड रिफिल. खाली आप पेन से थोड़ी लिख सकते हो, उसके अंदर रिफिल भी होनी चाहिए, तो पेन एंड रिफिल भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं. तो इसमें क्या होगा, सपोज करते हैं कि टी के प्राइस बढ़ गए, टी के प्राइस बढ़ गए, मार्केट में आप टी लेने गए, प्राइस बड़े महंगे हो गए, तो उस केस में आप बोलेंगे यार टी तो महंगी हो गई, अब चाय नहीं बनाते, छोड़ो. तो आप शुगर की डिमांड कम कर देंगे. ऐसी उल्टा भी हो सकता था, टी सस्ती हो गई थी, टी के प्राइस कम हो गए थे, तो आप बोलेंगे अरे टी के तो प्राइस कम हो गए, चलो शुगर ले आओ और ले आओ, तो शुगर की डिमांड बढ़ जाएगी. तो इस केस में आपने क्या देखा कि किसी भी कमोडिटी का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, किसी भी कमोडिटी का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, अगर उसके प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज आता है तो सामने वाले जो गिवन कमोडिटी है उसकी डिमांड क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है. तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है. तो आपने देखा कि जो टी है इसके प्राइस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, लेकिन शुगर पर उसका उल्टा असर पड़ रहा है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है. तो शुगर का कॉम्प्लीमेंट्री था टी, शुगर के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया था, प्राइस के चेंज किस में आया था, टी के चेंज में आया था. तो टी के प्राइस बढ़ गए लेकिन शुगर की डिमांड कम हो गई. वैसे ही टी के प्राइस कम हुए, शुगर की डिमांड बढ़ गई. तो ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशन चलता है, सामने वाले के अगर प्राइस बढ़ेंगे तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी, सामने वाले के प्राइस घटेंगे तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी. नेक्स्ट फैक्टर जो डिमांड को डिटरमिनेट करता है उसका नाम है इनकम ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर की इनकम के हिसाब से भी किसी भी कमोडिटी की डिमांड इफेक्ट हो सकती है. तो आप ये तो नाम से ही समझ सकते हैं कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. However, effect of income of demand depend upon the nature of commodity under the consideration. देखिए अगर मैं बोलूँ कि एक मिस्टर राम थे, मिस्टर राम की जो पहले सैलरी थी वो थी 20,000 में ये कुछ गुड्स खरीद लेते होंगे. अब इनकी सैलरी बढ़ के 40,000 हो गई, तो जो पहले ये क्वांटिटी खरीदते थे गुड्स की, क्या उसमें इंक्रीज आएगा, नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा. अब भी एक एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे चीज़ों की, ठीक है. तो इनकम के हिसाब से तो कंज्यूमर की डिमांड या तो बढ़ेगी या घटेगी. मतलब इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर की डिमांड बढ़ेगी और इनकम घटेगी तो कंज्यूमर की डिमांड भी घटेगी. तो जब हम इसके हिसाब से पढ़ते हैं तो हमें नेचर ऑफ कमोडिटी को देखना पड़ता है. तो दो टाइप के गुड्स जो होते हैं उनकी डिमांड को हमें यहाँ पर स्टडी करना है. तो फर्स्ट गुड इज नॉर्मल गुड एंड सेकेंड वन इज इन्फीरियर गुड. देखिए यहाँ पर मैंने जैसा आपको दिखाया कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ी थी, 20,000 से 40,000 हुई थी, तो ये जो गुड की डिमांड वो कर रहा था वो भी इंक्रीज हुई. तो ऐसे गुड्स को नॉर्मल गुड कहा जाता है. मतलब इफ द गिवन गुड इज नॉर्मल गुड देन एन इंक्रीज इन द इनकम लीड्स टू द राइज इन डिमांड. तो मतलब अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम उस प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा देंगे, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम नॉर्मल गुड कहेंगे, ऐसे गुड को हम नॉर्मल गुड कहेंगे. वैसे ही अगर इसका उल्टा हो जाए, हमारी इनकम कम हो जाए, तो हम उसकी डिमांड भी, सामने वाले गुड्स की डिमांड भी कम करेंगे. तो ऐसा गुड जो है वो नॉर्मल गुड है. इन्फीरियर गुड क्या होता है? इन्फीरियर गुड वो गुड होता है जो हमारी इनकम बढ़ने के साथ हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं, उसको इन्फीरियर गुड कहते हैं. क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. अभी मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा. तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इफ़ अ गिवन गुड इज इन्फीरियर गुड देन एन इंक्रीज इन द इनकम रिड्यूस द डिमांड. इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, वाइल डिक्रीज इन इनकम, और इनकम घटेगी तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है टोन्ड मिल्क एंड फुल क्रीम मिल्क का. टोन्ड मिल्क एंड फुल क्रीम मिल्क. आप सभी मिल्क का कंजम्पशन करते होंगे, आपको पता होगा दो टाइप के मिल्क आपकी आसपास के डेयरी में मिलते हैं. फर्स्ट वन इज टोन मिल्क एंड सेकंड वन इज फुल क्रीम मिल्क. आपको ये भी पता होगा कि टोन मिल्क का प्राइस जो होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द फुल क्रीम मिल्क. जैसे अगर अभी 45 रुपये लीटर टोन मिल्क का प्राइस है तो फुल क्रीम मिल्क उसके 10 या 20 रुपये महंगा होगा, तो लगभग 55 to 60 के बीच में आपको फुल क्रीम मिल्क मिल जाएगा. अच्छा, तो सपोज करते हैं मिस्टर ए हैं एक कंज्यूमर, इनकी इनकम
इंक्रीज हो गई, इनकी इनकम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो जैसे ही इनकी इनकम इंक्रीज हुई, इन्होंने, ये पहले लेते थे टोन्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क से शिफ्ट हो गए फुल क्रीम मिल्क में आ गए। टोन्ड मिल्क से शिफ्ट होके कहाँ आ गए, फुल क्रीम मिल्क में। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ गई, अब इनके पास इतने पैसे हैं कि ये फुल क्रीम मिल्क ले सकते हैं। तो इनकम बढ़ने के साथ फुल क्रीम मिल्क की डिमांड क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो इस केस में फुल क्रीम मिल्क कैसा गुड है, यह है नॉर्मल गुड। मतलब इनकम बढ़ने के साथ जिसकी डिमांड बढ़ जाती है वो होता है नॉर्मल गुड। और टोन मिल्क यहाँ पर कैसा गुड है, वो है इंफीरियर गुड। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ इसकी डिमांड कम हो गई, तो यहाँ पर टोन मिल्क क्या है, इंफीरियर गुड है। तो यही क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है, क्या सेम गुड इंफीरियर और नॉर्मल हो सकता है? हाँ, गुड तो सेम है, मिल्क है, बस मिल्क को हमने थोड़ा इनके आगे एक वर्ड लगा दिया, एक टोन और एक फुल क्रीम। तो फुल क्रीम मिल्क की डिमांड बढ़ती है विद राइज इन इनकम, और टोन मिल्क की डिमांड घटती है, डिक्रीज हो जाती है विद राइज इन इनकम। तो फुल क्रीम मिल्क नॉर्मल गुड है, टोन मिल्क इंफीरियर गुड है। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट कर सकता है वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। अगर कोई भी कमोडिटी हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर वो हमारे टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से है, मतलब हमें उसको यूज़ करना अच्छा लगता है, तो हम उसकी डिमांड हम ज़्यादा ही करेंगे। वैसे ही अगर कोई गुड है, वो फैशन रिलेटेड है, कस्टम रिलेटेड है, हमारी हैबिचुअल नेसेसिटी से रिलेटेड, हैबिट से रिलेटेड गुड है, तो उसका भी हम यूज़ ज़्यादा करेंगे। ठीक है। वैसे ही अगर इसका उल्टा होता, कोई गुड्स फैशन रिलेटेड नहीं है, कोई हमें अच्छा ही नहीं लगता, हमारे टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से ही नहीं है, हमें सूट ही नहीं करता, तो ऐसी गुड्स की डिमांड हम कम करेंगे। तो ये भी फैक्टर है जो डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। ओके। लास्ट फैक्टर जो है वो इंडिविजुअल डिमांड का, वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर। फ्यूचर में प्राइस चेंज होने की एक्सपेक्टेशन से आज उस कमोडिटी की डिमांड में इफेक्ट होना। लेट्स से इफ द प्राइस ऑफ अ certain commodity is expected to increase in near future, then people will buy more of that commodity that what they normally buy. क्या बोला गया है, ये एक कस्टमर हैं, इन्होंने देखा कि जो आज ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, सपोज ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, एक टीवी को ले रहे हैं, इन्हें एक टीवी लेना था। इन्होंने देखा कि टीवी आज के टाइम पे मार्केट में 20,000 का मिल रहा है। इन्हें पता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने वाली है और कुछ टाइम बाद फ्यूचर में टीवी का प्राइस 25,000 तक पहुंच सकता है। तो क्योंकि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो आज ही ये डिमांड क्या कर देंगे, टीवी की बढ़ा देंगे, मांगने लग जाएंगे टीवी को, आज ही जाके ले आएंगे। क्यों? इन्हें पता है क्योंकि फ्यूचर में इसकी प्राइस क्या होने वाले, बढ़ने वाले। वैसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, जब पता लग जाता है, आपने देखा होगा पेट्रोल के प्राइस विद इन नाइट चेंज हो जाते हैं, तो उन्हें पता है कि अगले दिन सुबह पेट्रोल के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो रात में वो लाइन लगाते हैं पेट्रोल को भरवाने के लिए, क्योंकि पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्राइस बढ़ने वाला है। तो अगर फ्यूचर में इंक्रीज होने वाला है प्राइस, तो करंट में उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वैसे ही इसका उल्टा, अगर फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होने वाला है, तो करंट में भी उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन चलता है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस फ्यूचर प्राइस के हिसाब से। यही एग्जांपल लेते हैं, अभी मार्केट में टीवी की प्राइस चल रही थी 20,000, मिस्टर ए को पता है कि फ्यूचर में ये 15,000 का होने वाला है, तो अभी वो उसकी डिमांड को कम करेंगे और फ्यूचर में उसकी डिमांड बढ़ेंगे। तो क्योंकि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले हैं, तो अभी उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये 5 फैक्टर्स थे डिमांड के, जो एक इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, डिमांड स्केड्यूल एंड डिमांड कर्व के बारे में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा।